शुरुआत करेंगे मुंबई में हो रही बारिश की खबरों के साथ। जी हां, मुंबई में बीती रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भारी जल भराव हो गया है। सड़क से लेकर पटरियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। रेलवे, लोकल ट्रेन समेत हवाई उड़ानों पर भी भारी बारिश का असर पड़ा है। मुंबई के अधिकतर हिस्सों पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम जुड़ रही है। हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो विवेक, कल रात बहुत जोरदार बारिश हुई है। 5-6 घंटे के अंदर जरूरत से ज्यादा या कहें अनुमान से ज्यादा 300 mm से ज्यादा पानी गिर गया है और इस वक्त भी लगातार रुक रुक के बारिश हो ही रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा विपिन आपने। देखिए, अनुमान से ज्यादा बारिश हो गई थी। आईएमडी ने इसको कहा था कि ये जो बारिश होगी नॉर्मल होगी, लेकिन आईएमडी ने पहले बोला ये येलो अलर्ट है, फिर 12 बजे ये ऑरेंज अलर्ट हो गया। लेकिन मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा, अब ये रेड अलर्ट हो गया है। एमएमआर रीजन यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मुंबई, नवी मुंबई, थाने और पालघर, ये चारों जिले जो हैं अब रेड अलर्ट जोन में हैं। और इसी की वजह से बकायदा सरकार, बीएमसी, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कहते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। इस समय मैं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके पे खड़ा हूं और साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरे जो इस समय जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनको हटाने के लिए, समंदर के पास वेंचर ना करने के लिए बकायदा मुंबई पुलिस की टीम देखिए चप्पे चप्पे पे मौजूद है। बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस के जो लोग हैं छाता लिए हुए हैं और हर एक जगह पे खड़े हैं ताकि कोई भी इंसान या कोई भी टूरिस्ट समंदर के आसपास वेंचर ना करे। और सरकार और आईएमडी दोनों ने कह दिया है कि बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें रेड अलर्ट है। समंदर के आसपास जाएंगे, हो सकता है हाई टाइड आए, एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। उसके मद्देनजर रखते हुए पूरे मरीन ड्राइव इलाके को खाली करवा दिया गया है। चप्पे चप्पे पे मुंबई पुलिस मौजूद है और कोशिश कर रही है कोई भी समंदर के पास ना जाए। ये तस्वीर थी मरीन ड्राइव की। लेकिन विपिन, मुंबई में जो बारिश हुई है, रात के 2 बजे से बारिश शुरू हुई थी और लगभग सुबह 8 से 9 बजे तक मूसलाधार कंटिन्यू ये बारिश होती गई है। बारिश रुकी नहीं है, शुरू होती है, कम होती है, इस तरह की बारिश होती रहती है। इसी की वजह से पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई का हिल गया था। चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर एयर ट्रैफिक की बात करें, एयर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हुआ। 50 से ज्यादा फ्लाइटें जो हैं वो लैंड नहीं हो पाई, उनको डाइवर्ट किया गया अहमदाबाद और जयपुर में। और जो टेक ऑफ था उसमें भी बहुत कैंसिलेशन हुई है, इंटरनेशनल फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया। और रेलवे की बात करें तो हालात ऐसी हो गई कि सेंट्रल रेलवे को सुबह कुछ घंटों तक पूरी तरह से बंद करना पड़ा क्योंकि रेलवे पटरी पर पानी तो उसे भर चुका था। हार्बर लाइन की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि कुछ देर पहले तक हार्बर लाइन चुनाभट्टी के रेलवे स्टेशन में पानी भरा था, वो हार्बर लाइन पूरी बंद थी। वेस्टर्न लाइन 15 से 20 मिनट की देरी पे चल रहे हैं, यानी कि पूरा प्रेशर अब रोड पे आ चुका है। रोड पे भी गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, बारिश की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियां रेंग रेंग के चल रही हैं। यानी कि एक बार ये साफ हो गया कि मुंबई में जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो ये मायानगरी मुंबई, जो एक कहा जाता है कि शहर का रुकता नहीं है, एट मोमेंट एक स्टैंड स्टिल हो जाता है, यानी कि लोग भीड़ में फंस जाते हैं। और विपिन, सबसे ताज्जुब की बात है कि हर साल बीएमसी दावा करती है कि जब तेज बारिश होगी, मानसून में होगा, तो इस बार लोगों को परेशानी कम से कम झेलनी पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगाइए विपिन, मुंबई बीएमसी के जिसका बजट 50,000 करोड़ के ऊपर हो, उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक दिन की बारिश में 6 घंटे की बारिश में पूरा का पूरा शहर थम जाता है। और लोग अब है, या फिर कह सकते उनको आदत हो गई है कि हर साल मुंबई में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है, चाहे वाटर लॉगिंग हो या फिर ट्रैफिक हो। ये जो इश्यूज हैं उससे लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि सीएम ने अभी जाकर जो डिजास्टर रूम है वहां की पूरा जायजा लिया, पूरा कंट्रोल सिचुएशन देखी और साफ तौर पर कहा कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। 6 घंटे के अंदर 300 mm बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से ये पूरा वाटर लॉगिंग हो गया, ट्रेनें और ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन देखिए, बीएमसी हर साल तैयारी करती है, ऐसा नहीं कि पहली बार इतनी बारिश हुई है। हर साल बीएमसी दावा करती है कि मानसून में तकलीफ कम होगी मुंबईकरों को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर साल जो तैयारियां होती हैं वो सिर्फ बीएमसी की कागजों और फाइलों पे होती हैं। हकीकत में वाटर लॉगिंग होती है और लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं विवेक, और ये हर साल की कहानी है। और मुंबई चूंकि एक कोस्टल सिटी है,
यहाँ पे आप बारिश का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो रेड अलर्ट, माफ कीजिए, वो ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट कब ऑरेंज में और ऑरेंज अलर्ट कब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बड़ी खबर दे रहे हैं विवेक गुप्ता कि इस वक्त जो पहले येलो से शुरुआत हुई थी, अब वो रेड अलर्ट यानी भारी से भारी वर्षा की चेतावनी, उसको कहा जाता है रेड अलर्ट। तो मुंबई में इस वक्त रेड अलर्ट आ चुका है बारिश के लिए। और मुख्यमंत्री शिंदे ने भी थोड़ी देर पहले जनता से अपील की है कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया विवेक, और आप भी अपना ख्याल रखें क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है और पानी अभी भी रुका नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के कुछ इलाकों में लगातार। बाकी आप हालात तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि इस वक्त क्या है। तो रेड अलर्ट मुंबई में बारिश का अगले 24 से 48 घंटों के लिए। इधर मुंबई में भारी बारिश से उड़ानों पर भी, जैसा विवेक बता रहे थे, भारी असर पड़ा है। इंडिगो ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इंडिगो ने कहा है कि मुंबई में लगातार बारिश के चलते फ्लाइट्स के डिपार्चर और अराइवल पर असर पड़ा है। कृपया एयरपोर्ट निकलने से पहले अपने फ्लाइट के स्टेटस को जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इंडिगो ने प्रभावित होने वाली उड़ानों के यात्रियों को पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक कराने का ऑप्शन भी दिया है। वहीं विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने यात्रियों को अलर्ट किया है। मुंबई एयरपोर्ट के मुताबिक कल देर रात से अब तक 27 उड़ानों को डाइवर्ट किया जा चुका है। तो मुंबई के साथ इधर पूरे देश में भी मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने देश के 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आपको आइए अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। आप इस वक्त उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और गोवा की तस्वीरें देख रहे हैं। कैसे मॉनसून ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। उत्तराखंड के चंपावत में एसडीआरएफ के 30 लोगों को रेस्क्यू किया है। चंपावत के जगपुरा के इलाके में बाढ़ की वजह से 30 लोग फंसे हुए थे। वहीं राजस्थान के पिलोड़ी इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश से जटाशंकर धाम डूब चुका है। तो असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। असम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ से 8 लोगों की जान जाने की भी खबरें हैं। तो गोवा में भारी बारिश का अलर्ट है। गोवा सरकार ने पूरे राज्य के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। तो ये बारिश का अपडेट, जहां मुंबई से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन सावधानी रखिए और जहां वार्निंग्स हैं वहां बाहर मत निकलिए। खासतौर पे मुंबई के लोगों के लिए वार्निंग आई है कि अब ये रेड अलर्ट है, इसलिए बाहर ना निकलें अगर जरूरत ना हो। चलिए अब रुख कर लेते हैं बाजार का, जहां पर लगातार रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बन रहे हैं बाजार में आज। लेकिन दूसरी तरफ हमें कंसोलिडेशन देखने को भी मिला है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 36 पॉइंट गिरा है और 89,960 पर बंद हुआ है। तो निफ्टी 3 पॉइंट गिरकर 24,321 पर। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरों के साथ आज मेटल, फार्मा शेयरों पर भी दबाव दिखा। तो वहीं एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी शेयरों में थोड़ी खरीदारी का रुख जरूर देखने को मिला है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार में, ऐसे में कहां निवेश करें, सबके मन में यही दुविधा है। इसका हल खोजने की कोशिश सीएनबीसी आवाज भी कर रहा है। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में एमओएफएसएल के गौतम दुग्गड़ ने बताया कि कहां निवेश के मौके बन सकते हैं। इस पे अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो हमारे पास पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एक डायरेक्ट प्ले हमने रखा है, बिकॉज हमें लगता है वहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ रिटेल एयूएम काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुका है। दूसरा, वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते हैं वहाँ पे, तो हमें पीएनबी हाउसिंग वहाँ पे ठीक लगता है। दूसरा, आपने व्हीकल फाइनेंस की बात की, वहाँ हमें लगता है कि ये क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर रहेंगे कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस, बिकॉज मार्जिन्स आर रिलेटिवली स्टेबल टू अपवर्ड स्लोपिंग देयर। तो वहाँ पे हमारा प्रेफरेंस रहा है चोला, और वो चोला भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है काफ़ी टाइम से। पिछले 2-2.5 साल से हम पीएसयू बैंक्स पे बहुत पॉजिटिव रहे हैं और ये क्वार्टर में भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। हमारा अभी भी प्राइवेट बैंक्स पे अंडरवेट है और पीएसयू बैंक्स पे एक बड़ा ओवरवेट बना हुआ है। सो टोटल फाइनेंशियल्स वी आर न्यूट्रल, बट विद इन दैट पीएसयू बैंक इज अ बिग ओवरवेट, प्राइवेट बैंक इज अ स्मॉल मार्जिनल अंडरवेट एंड एनबीएफसी इज अ न्यूट्रल पोजीशन। महिंद्रा एंड अशोक लेलैंड ये 2 पिक्स रखे हमने मॉडल पोर्टफोलियो में। अर्निंग्स काफ़ी ठीक रहेगी, 18% का ग्रोथ का हमारा अनुमान है ये क्वार्टर में।
जिसमें टू व्हीलर्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है, ऑन वॉल्यूम्स के नंबर आ ही चुके हैं। हम स्टेपल्स में अंडरवेट थे, अभी भी अंडरवेट है, सिर्फ हमने आईटीसी का जो वेट है वो हिंदुस्तान लीवर गोदरेज में शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो हमारे फेवरेट पिक्स थे, डीमार्ट, जोमैटो, टाइटन, इंडियन होटल्स, ये सब हमने रखे, और साथ में 2 और स्टॉक्स हमने उसमें ऐड किए, केईआई इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स। पहले से हमारे पास मेट्रो सेल है, तो हमारे पास टोटल 10 कंज्यूमर स्टॉक्स है, जिसमें से 8 डिस्क्रिशनरी है और 2 स्टेपल्स है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बजट में ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर के लिए बड़े ऐलान संभव है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किस तरह के ऐलान बजट में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सरकार ने अपना फोकस रखा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो आगे भी जारी रहेगा और इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिल सकती है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एनर्जी से लेकर के एथनॉल प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी, सबको लेकर माना जाएगा। और इसमें बता दूं कि सरकार ने 2028 तक सालाना 50 गीगावाट प्रोजेक्ट को बिड करने का लक्ष्य रखा है, तो उस तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। वैसे तो कदम कई सारे हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है, जिसकी झलक आपको बजट में मिलेगी, लेकिन 4 चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, जिसकी संभावना है। पहला, जो प्रधानमंत्री के दिल के काफी करीब है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो रूफटॉप सोलर स्कीम है, उसका सरकार आवंटन बढ़ा सकती है, क्योंकि 10 मिलियन घरों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य लगभग समय से पहले पूरा कर लिया गया है। उसका सरकार दायरा बढ़ाएगी, उसका आवंटन बढ़ाएगी, उसका लक्ष्य और ज्यादा रख सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार ने 100 करोड़ से बढ़ा करके 600 करोड़ रुपए पहले ही बजट कर दिया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा निवेश की जरूरत है, तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी विशेष जोर दे सकती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बजट का आवंटन बढ़ता हुआ आपको दिखे। तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन। जो अभी ग्रीन एनर्जी में नहीं है, उनको एनर्जी ट्रांजिशन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए इंसेंटिव पर जोर दिया जा सकता है इस बजट में। और चौथा, जो सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त बन के खड़ी है, वो है कि जो वेस्ट बनता है ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन से, जैसे कि सोलर वेस्ट हुआ, बैटरी का वेस्ट हुआ, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो यहां पे खासतौर से ईपीआर, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक फ्रेमवर्क इस बजट में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने इस पर चिंता भी जताई थी, तो मुझे लगता है कि ये सारा आपको बजट के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर निकल कर आएगा 23 तारीख को, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई थी या फायदा उठाने वाले छात्रों की पहचान हो सकती है। सरकार को जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। आज कोर्ट की कार्रवाई को डिटेल से समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, ये बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई आज नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। पूरा डिटेल हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ और अब आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए, नीट पेपर शुरू से ही विवादों में है। छात्रों के मुताबिक पेपर लीक हुआ था और सरकार को इसे रद्द करके दोबारा से टेस्ट कराना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफी सारी याचिकाएं दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा से खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तसल्ली से इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने तीखे तेवर भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 23 लाख छात्रों के करियर और भविष्य का सवाल है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अगर पेपर कहीं भी पेपर की पवित्रता भंग हुई है तो हमें इसको पेपर को दोबारा से करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल सरकार से पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अब तक आपको पता लगा कि कितने छात्रों को इसका फायदा हुआ, पेपर कब लीक हुआ, किस वक्त लीक हुआ, क्या सोशल मीडिया के ऊपर पेपर लीक हुआ। अगर सोशल मीडिया पर पेपर लीक हुआ तो इसका दायरा काफी बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे भी कई सारे सवाल इस पेपर को लेकर के पूछे हैं। तो सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है कि आप सारे सवालों का जवाब दीजिए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कितने छात्रों ने इस पेपर लीक का फायदा उठाया और वो पास हुए। तो उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 दिन के अंदर सारे सवालों के जवाब मांगे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम की पवित्रता जो है वो भंग हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट पेपर दोबारा कराने के निर्देश भी दे सकता है। जी, तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई है तो दोबारा एग्जामिनेशन की बात भी आ सकती है। खैर, एक और बड़ी खबर है, उसके लिए भी असीम हम आपके पास आते हैं, और वो ये है कि अब घर खरीदते वक्त ग्राहक के साथ होने वाले
एग्रीमेंट में बिल्डर की मनमानी पर लगाम लग सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट में मॉडल एग्रीमेंट दाखिल कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो असीम, इसकी चर्चा थी काफी दिनों से और पिछली बार कोर्ट ने कहा था कि एक पैरिटी होनी चाहिए। अब सरकार ने दाखिल कर दिया है। एक तो क्या होगा इसमें, अगर कोई इसके बारे में डिटेल है कि किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं और कब उम्मीद करें कि इस पर हम एक फाइनल आउटकम देखेंगे? देखिए, जब भी आप घर खरीदते हैं तो बिल्डर आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है और अक्सर ये देखा गया कि वो एग्रीमेंट जो है बिल्डर के फेवर में होता है। बिल्डर अपना मनमानी करते हैं और उसको एग्रीमेंट को एक तरफा रखते हैं। यानी कि जब भी कोई भी उसको लेकर के कोई विवाद होता है, चाहे आपको एमिनिटीज नहीं दी बिल्डर ने, चाहे बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट पर नहीं किया, आप उसको लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि बिल्डर ने ऐसा एग्रीमेंट बनाया जो कि सीधे सीधे उसके फेवर के अंदर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के सख्त है। खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी जनहित याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें ये कहा गया था कि बायर के फेवर में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि आप एक मॉडल एग्रीमेंट जो है बनाइए। तो केंद्र सरकार ने राज्यों से कंसल्ट करते हुए एक मॉडल बायर एग्रीमेंट बना लिया है। तो इस मॉडल एग्रीमेंट को आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसको लागू करने के निर्देश दे सकता है। मामले की सुनवाई जुलाई के अंदर ही होगी और उसके बाद एक बार ये मॉडल एग्रीमेंट लागू हो जाएगा तो खासतौर पर कि बिल्डर काफी मनमानी करते हैं, अपना एक तरफा एग्रीमेंट बनाते हैं, उससे बचा जा सकेगा और बिल्डर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। इस समय भी अलग अलग राज्यों में रेरा लागू है, लेकिन उसके अंतर्गत भी अलग अलग टाइप के बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। लेकिन अब अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर रेरा के तहत ही पूरे देश में एक ही तरह का बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनेगा, जो एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। इंतजार रहेगा कि कब इसका सुनवाई पूरी होती है और कब इसे लागू किया जाता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं, ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कई और बड़ी खबरें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। वो वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले 2019 में वो रूस गए थे। वहीं मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में SCO समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। आज पुतिन के साथ पीएम मोदी का प्राइवेट डिनर भी होगा। आनंद नरसिम्हन बता रहे हैं पीएम मोदी के दौरे के और ज्यादा डिटेल्स। का टचडाउन होगा वैनुकोवर एयरपोर्ट में, जहां पर उनको स्टेट वेलकम दिया जाएगा। बड़े साजो सम्मान से उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से जहां पे वो ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं, क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के ठीक सामने, वहां तक का घंटा का रास्ता करीब 40-45 मिनट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़ा विश्राम करेंगे। आज उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन आज शाम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक 1-on-1 डिनर के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है और वो उनको होस्ट करेंगे। शाम को मॉस्को टाइम को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये 1-on-1 वार्ता चलेगी और जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के लिए ये विजिट उतना ही ऐतिहासिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत के लिए है। दोनों देश आपस में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। 2021 के बाद एनुअल मीट की जो बात हुई थी वो नहीं हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये शायद पहला बड़ा विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट से, उनको पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से प्रेशर है पीएम मोदी पर कि वो इस युद्ध को समाप्त करने का प्रेशर व्लादिमीर पुतिन से कहें। लेकिन क्रेमलिन ने उधर कहा है, देखिए हम हर बात पर बात करने को तैयार हैं, कोई भी विषय ऑफ द टेबल नहीं है। रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर चीज पर बात करेगा क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हमारा रिश्ता दोस्ती का है। मंगलवार को सुबह सुबह भारतीय कम्युनिटी के साथ भी उनकी एक एंगेजमेंट है। करीब 500 भारतीय मूल के जितने भी यहाँ प्रवासी रहते हैं
उनसे वो मिलेंगे, रंगारंग कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है, और फिर मंगलवार को उस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ जो वीर गति को प्राप्त हुए उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देंगे। एक न्यूक्लियर म्यूजियम है जहां प्रेसिडेंट पुतिन उनको ले जाएंगे, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और साइंस इसका एक म्यूजियम है। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता लंबी चलेगी और कहीं दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को से वियना के लिए जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के जिरीबाम में राहुल गांधी रिलीफ कैंप में पहुंचे। इस दौरान राहुल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों ने राहुल गांधी के नारे भी लगाए। राहुल गांधी शाम को राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करेंगे। राहुल के मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने राहुल की यात्रा को राजनीतिक यात्रा करार दिया है। देखिए, कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, न कोई बयान देते हैं। पॉलिटिकल जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं तो उस हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी के तंज पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर ही सवाल उठा दिए। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, 3 बार जा चुके हैं, ये तीसरी बारी है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला है, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिली हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं है। और हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर विजिट कीजिए। वहां एक क्लिक पर आपको मिलेंगी ढेर सारी नई, ताजा और रोचक खबरें। नमस्कार।